नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। कहें 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर के अगर हम रेवाड़ी सीट की बात करें तो तकरीबन तस्वीर साफ हो गई है, क्योंकि भाजपा ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और कांग्रेस ने भी कर दी है। और पिछली बार की अगर हम तुलना करें तो पिछली बार रणधीर सिंह कापड़ीवास बागी होकर के चुनाव लड़े थे, साथ में एक निर्दलीय और सन्नी यादव भी चुनाव लड़े थे और उसके अलावा भी अन्य पार्टियों से चुनाव लड़े थे। और इस बार भी कमोवेश वो ही सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार भाजपा ने रणधीर सिंह कापड़ीवास की टिकट काट करके कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को मैदान में उतारा है, जबकि पिछली बार सुनील मूसेपुर को भाजपा की टिकट मिली थी। और इस बार रणधीर सिंह कापड़ीवास चुनाव ना लड़ करके कहें कि सतीश यादव जो पूर्व जिला प्रमुख है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज हम 2019 और 24 के सिनेरियो पे बात करेंगे, क्योंकि 2024 में किस तरीके से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे चिरंजीव राव वो चुनाव जीत गए थे और इस बार क्या सिनेरियो बन रहा है, उसी पे हार जीत को लेकर के बातचीत करेंगे कि अगर आज हम आकलन कर ले 2019 में कैसे चिरंजीव राव की जीत हुई थी और भाजपा प्रत्याशी कहां हारे थे, किस तरीके से हारे थे और किस तरीके से जो बागी होकर के रणधीर सिंह कापड़ीवास चुनाव लड़े थे, कितने वोट मिले थे, किस किस को क्या स्थिति थी, तमाम स्थितियों पे बात करेंगे। हमारे साथ है राजनीति विश्लेषक विनय यादव जी और इन्हीं से जानेंगे पूरा मैथमेटिक, क्योंकि तमाम लोगों की निगाह लगी हुई है HR न्यूज चैनल पर कि आखिर जो वो विश्लेषण करते हैं किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, उसी पे सीधी चर्चा करेंगे। विनय जी, आज आप बैठे हैं, आज हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, आज हम 2024 का परिणाम क्या हो सकता है इस पे बात करेंगे और 2019 का परिणाम आपके सामने है। सिनेरियो क्या बन रहा है, कमोबेश वही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। भाई रणधीर सिंह कापड़ीवास का टिकट कट गया, लेकिन वो बागी ने होकर के चुनाव नहीं लड़ रहे, इस बार वो शांत बैठे हैं। उन्हीं की जगह अब सतीश यादव आ गए, सन्नी यादव ने ऐलान कर दिया है हम चुनाव लड़ेंगे। तो क्या सिनेरियो अब बनता देख रहे हैं? कांग्रेस ने और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। देखिए मोहन जी, सबसे पहली बात तो आपने पहली लाइन गलत कही कि हम राजनीति की बात नहीं करेंगे। नहीं, राजनीति नहीं, आज हम चुनावी समीक्षा ना, मैं वही बात कर रहा हूँ। चुनाव के समय में कोई भी बात हो वो राजनीति से अछूती नहीं रह सकती। ये हमारे राजनीति विश्लेषक, अगर आप जनता की समस्या, यही खूबी है राजनीति विश्लेषक की, उन्होंने कितनी गहराई से मेरी बात को पकड़ा है। हालांकि मेरी मंशा अलग थी, हमारा ये नहीं था कि किस कैंडिडेट को क्या टिकट मिली है क्या होगा, हम सिर्फ हार जीत के समीकरण पे बात करना चाह रहे थे। लेकिन कहें कि विनय जी है तो जाहिर है और वैसे भी जेलदार है तो बातों को पकड़ने की एक माहिर कला इनके पास है और इन्होंने पकड़ लिया। चले मैं अपना शब्द वापस लेता हूँ, राजनीति की बात ही नहीं, शब्द की बात नहीं है, जनता भी बखूबी समझ रही है, हम भी समझ रहे हैं। चुनाव के समय अगर सामाजिक मुद्दे भी उठाए जाएं तो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े होते हैं। अगर कोई संस्था आंदोलन कर रही है तो किसी का समर्थन विरोध कर रही है तो वो भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अब हम बात कर रहे थे चुनाव के समीकरण की, आगे भविष्य में हम आप जो चुनाव है उसमें रेवाड़ी विधानसभा का क्या गुणागणित भाग है और क्या समीकरण हो सकते हैं। देखिए मोहन जी, आज एक तो सबसे पहले सीट जो दी गई है आम आदमी पार्टी को और समाजवादी पार्टी को, मेरे हिसाब से 3 सीटें समाजवादी पार्टी को दी गई है और 9 सीटें दी गई है, 6 आम आदमी को और 3 सीटें समाजवादी पार्टी को। टोटल 9 सीटें जो है वो दे दी गई है। अब 9 सीटों पर कौन कौन से कैंडिडेट कांग्रेस के थे वो किसका गणित बिगाड़ेंगे वो अलग समय बताएगा क्या रहता है। मगर आज पर्टिकुलर आज नहीं, रेवाड़ी की सीट की भी मैं बात कर रहा हूं। अब आसपास की सीटों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है कैंडिडेट्स के चुनाव का भी। अब बात कर रहे हैं रेवाड़ी की सीट की, हम 2014 से शुरू करते हैं कि 2014 के अंदर पूरे देश के अंदर कांग्रेस विरोधी लहर थी, एक इस तरह का माहौल बनाया गया था, कांग्रेस ने देश को खत्म कर दिया। अब जो कुछ भी होगा, नया सर्जन होगा, सब कुछ होगा वो भाजपा सरकार के आने के बाद होगा। लोग लंबे समय से सत्ता से ऊब गए थे। दुखी मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि कांग्रेस की भी बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं रही थी और उससे पहले की सरकारों की भी रही थी, भाजपा की भी कुछ रही है। हर सरकार की कुछ खूबियां होती हैं तो कमियां भी साथ होती हैं,
फर्क ये करता है कौन अपनी इंप्लीमेंट ज्यादा कर पाए, जो उन्होंने घोषणाएं करी, जो उन्होंने शिलान्यास किए, उनका उद्घाटन कितनी योजनाओं का कर पाए, ये सरकार के उस पर रिपोर्ट कार्ड पे डिपेंड होता है कि वो कैसा कर पाई। अब बात करें 14 के चुनाव में, 14 में पूरी भाजपा लहर के बावजूद हमारे रणधीर सिंह कापड़ीवास विनिंग कैंडिडेट रहे थे भारतीय जनता पार्टी से। लगभग 81,000 वोट वो लेकर गए थे। उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट थे सतीश यादव, वो 35,600 कुछ वोटें वो लेकर गए थे। तीसरे नंबर पर लगातार सत्ता में काबिज से मंत्री रहे लंबे समय से हमारे यहां से पूर्व विधायक कैप्टन अजय सिंह यादव, वो तीसरे नंबर पर रहे 31,000 कुछ वोट लेकर के। तो ये उस समय का गणित था। इसके अलावा एक बीएसपी से कैंडिडेट और खड़े थे, वो लगभग 1300 वोटें वो लेके गए थे, और कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जिसकी हम बात करना चाहे चर्चा के अंदर जिसका नाम रखें। अब समीकरण आया 2019 का। 2019 के अंदर भी पूरी भाजपा की लहर थी, देशभक्ति में था। पुलवामा जो हुआ उस समय, उसके बाद देशभक्ति की लहर पूरे दौर पे चल रही थी। जो युवा तबका था, जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ था, दिन रात भाजपा की एड देखकर वो भी प्रेरित था भाजपा को वोट देना, मोदी जी को वोट देना, और दोनों चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़े गए। मगर पिछली बार रेवाड़ी विधानसभा में एक जो सीनियर जो हमारे नेता थे टिकट वितरण कमेटी के, उनकी तरफ से एक गलती हुई, या कहिए अब ये दक्षिण हरियाणा का दुर्भाग्य है। अगर सरकार किसी की भी रहे, हमारे जो बड़े नेता हैं और अन्य नेता, उनकी आपसी खींचतान की वजह से यहां टिकटों के गणित बिगड़ जाते हैं, कैंडिडेट के हार जीत के गणित भी बिगड़ जाते हैं, और वो इस बार भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो उसके बाद फिर कापड़ीवास को टिकट नहीं दी गई, रिपीट नहीं किया गया, उसकी वजह से निर्दलीय चुनाव रणधीर सिंह कापड़ीवास ने लड़ा। सतीश यादव क्विट कर गए, उन्होंने चुनाव ना लड़ने का निर्णय लिया। सुनील मूसेपुर भाजपा की टिकट पे थे, 42,500 लगभग वोट वो लेके गए, और 36,700 वोट रणधीर सिंह कापड़ीवास लेके गए। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो लगभग 79,000 वोटों का वो आंकड़ा बैठता है। रणधीर जीते जब थी 81,000 कुछ वोटें, वो 2,000 वोटों का फर्क रहा केवल, और लगभग वही आंकड़ा बैठता है। अब इस सारे वोट बैंक को अगर हम चेक करें तो उसमें कापड़ीवास के स्वयं के वोट भी आ गए, राव परिवार जो है रामपुरा हाउस के भी स्वयं के वोट आ गए, और पूर्व पार्टी के भी, भारतीय जनता पार्टी के भी सारे वोट इसके अंदर आ गए, क्योंकि वो जिन्होंने सुनील को नहीं दिया उन्होंने कापड़ीवास को दिया। अल्टीमेट वोट इन दोनों के अंदर ही रहा, वो बाहर नहीं गया कहीं भी, तो वो भी गणित एक हो गया। उसके बाद पिछली बार एक नए कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा, सन्नी प्रशांत यादव ने, वो निर्दलीय चुनाव लड़े, वो भी एक अच्छा अकेला होने के बाद 22,000 वोटें वो लेके गए। तो आप मान सकते हैं कि सन्नी नेशनल लोकदल के टाइम में सतीश यादव के साथ थे, तो सतीश का वोट और ये वोट और इंडियन नेशनल लोकदल मिलके वो 36,000 लगभग वोटें उनके हुए थे। यानी कि उस मैं रोकूंगा, हमें दर्शकों को भी जवाब देना ना, वो वोट से अगर सन्नी के वोट से कहें तो कैप्टन को डेंट लगा या बीजेपी को डेंट लगा? नहीं, मुझे मैं उसमें तीनों को डेंट लगा। अच्छा, जो इन सब से नाराज थे वो नए उसकी तरफ पलायन कर गए। एक युवा तबका था, युवा लड़का था, युवा ही उसके साथ थे, तो जो नए नए वोटर युवा आए थे उन्होंने जिसना पिछला राजनीतिक जिनको ज्ञान नहीं था वो सन्नी को वोट कर गए। ये क्या है, सन्नी यादव लगातार युवाओं में रहे, फील्ड में रहे, जो भी जागरण रहे, चंदे जलसा जुलूस रहे, वो वहां खर्चा करते रहे। उसका फर्क क्या पड़ा, अगर जो युवा टीम थी वो उनके साथ जुड़ गई, उनको वोट दी, चाहे उनके बुजुर्गों ने, उनके परिवार ने वोट नहीं दी, मगर वो जो युवा जुड़े उन्होंने वोट दे दी। ये एक समीकरण उस समय बैठा। पिछले चुनाव के अंदर जेजेपी से मलखान सिंह थे, वो लगभग 3800 वोट लेके गए। बीएसपी से प्रीतम जांगिड़ थे, वो लगभग 2400 वोट लेके गए। इस बार जेजेपी का ग्राफ बहुत कम है। जेजेपी का कैंडिडेट मुझे लगता है अगर वो 1000 से नीचे के आंकड़े में रहेगा तो वो जो वोट बैंक है 1500 वोट का, वो कहां शिफ्ट होगा। दूसरा, बसपा के जो कैंडिडेट लड़े थे वो भी पलायन करके कांग्रेस में शामिल हो गए, प्रीतम जी, मगर उनका इंडिविजुअल वोट बैंक यहां कोई नहीं है। उनको जो वोट बैंक मिला वो पार्टी का मिला था। तो पार्टी का वोट बैंक अब इनेलो और बसपा का अलायंस हो गया है। अब दोनों का प्लस होने के बाद कितना वोट हाँ, एक और याद दिलाऊं आपको, पिछली बार केवल यहां रेवाड़ी से जो इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट थी वो केवल एक गिनती पूरी करने के लिए टिकट दिया गया था। मुझे जहां तक अंदाजा है, अब इंडियन नेशनल लोकदल के अधिकांश वोटरों ने भी यहां के जो लोकल थे उन्होंने कैप्टन अजय यादव को वोट किया था। चलिए
800 को समथिंग, वो जितनी भी थी उन जो भी आया, जो नहीं वो तो महिला नेत्री को गए। उसके अलावा जो इनेलो का वोट बैंक था वो कांग्रेस की तरफ चिरंजीव राव की तरफ पलायन कर गया था। भी ज्यादा लंबा नहीं करना ना। अब हम आ जाते हैं सीधा सीधा। देखिए, एक मैं सवाल बीच में करूंगा आपसे, क्योंकि पिछली बार देखिए कापड़ीवास की टिकट कटी और राव इंद्रजीत ने सुनील मूसेपुर को टिकट दिलाई। जाहिर है चुनाव राव इंद्रजीत ही लड़ रहे थे एक तरीके से, ना सुनील का अपना कोई वोट बैंक था, ना कोई कैडर था, ना कुछ था। राव इंद्रजीत का था, पार्टी का था, ये मान के चल सकते हैं। लेकिन अब सुनील मूसेपुर की टिकट कट गई, अब लक्ष्मण को टिकट मिली है, वो पार्टी कैडर से है, संघ से है। क्या राव उनकी मदद कर पाएंगे? वही वोट बैंक दोबारा से इजाद कर पाएंगे, दिला पाएंगे? अगर नहीं दिला पाते हैं तो वो वोट बैंक कहां जाएगा? क्योंकि रणधीर सिंह की जगह तो सतीश यादव मैदान में उतर गए, सन्नी अभी लड़ी रहा है, कांग्रेस अपना लड़ी रही है, बीजेपी ने अपनी टिकट दे दिया। मुझे सिर्फ इतना और समीकरण समझा दीजिए, अब ये कहां देखते हैं आप इस सिनेरियो को? देखिए मोहन जी, अगर हम बात करें निर्दलीय कैंडिडेट की, सतीश यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव उन्होंने क्विट किया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ परसेंटेज वोटर उनका उनसे खिसक गया, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। मगर फिर भी वो निर्दलीय के नाते आज की डेट में अच्छे खासे वोट बैंक पर खड़े हैं। पिछली बार भाजपा में केवल 2 ही धड़े थे, एक भाजपा धड़ा और एक नाराज धड़ा, 2 खेमे थे केवल, क्योंकि भाजपा से जो नाराज थे वो कापड़ीवास के साथ लग गए, जो भाजपा के वोटर थे वो भाजपा और रामपुर हाउस सुनील मूसेपुर के साथ लग गए। इस बार भाजपा में अलग अलग धड़े हैं जो भाजपा से अंदरूनी रूप से नाराज हैं, चाहे बेशक पार्टी ने दबाव देकर कुछ जो टिकट के दावेदार थे उनको ऊपर से दिखावे के लिए मना लिया हो, मगर अंदरूनी रूप से सबके अंदर एक बहुत भारी टीस है। लक्ष्मण यादव जी पिछली बार कोसली से विधायक बने, वो अच्छी खासी वोटों से जीते, क्योंकि वहां राव जगदीश का भी समर्थन उनको मिला, जगदीश यादव का मिला, रामपुर हाउस का मिला, पार्टी की वोटों का, विक्रम का भी, और हमें वो विक्रम यादव का भी मिला, और अन्य जो भाजपा के जो थे टिकट के दावेदार उनका समर्थन किया, और वो सहजता से बिना खर्चे के चुनाव जीत गए। मगर कोसली विधानसभा, रेवाड़ी विधानसभा का सिनेरियो अलग है। रेवाड़ी विधानसभा में शहरी वोटर ज्यादा है, वार्ड ज्यादा हैं, 31 वार्ड रेवाड़ी में है, 16 वार्ड धारवाड़ा में है। अब ये डिसाइडिंग फैक्टर करते हैं कि ये किसके साथ जाते हैं। फिर इनकी विधानसभा क्षेत्र बदल गया, बदलते के साथ इनको टिकट दी गई, टिकट मिलने के बाद ही भाजपा के अलग अलग खेमे इनका विरोध करने लगे। पिछली बार केवल एक ही खेमा था जो विरोध में था, वो कापड़ीवास खेमा था। अब ये सारे डेंट कर रहे हैं भाजपा के उम्मीदवार को। अब बात करें रामपुर हाउस के रोल की, राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री को टिकट मिल गया है अटेली से। वो इस बार जो रोल उन्होंने पिछली बार चुनाव सुनील मूसेपुर ने नहीं लड़ा, पिछली बार चुनाव लड़ा था राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी से। वो पहला वाकया था जिस स्तर पर उनकी पुत्री आरती राव ने, राव इंद्रजीत ने और उनके समर्थकों ने वोट मांगी रेवाड़ी में, वो पहला वाकया था। उससे पहले रेवाड़ी की जनता ने कभी राव साहब को इतना गलियों में घूमते हुए वोट के लिए कहते हुए नहीं सुना था। अब सिनेरियो चेंज ये हो गया, वो कोसली के चुनाव में बिजी रहेंगे, वो एक दिन तो फॉर्मेलिटी के लिए आ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी पुत्री, अटेली के चुनाव में बिजी रहेंगे। उनके लिए उनकी पुत्री का सवाल जो है वो प्रतिष्ठा का सवाल है, जीत हार का सवाल है। कहीं देखिए अटेली के साथ साथ कोसली भी जाएंगे, क्योंकि अनिल डहीना को मैं आगे बात करूंगा। मगर अब क्या है, अनिल डहीना को कोसली से टिकट दिलवाई, वहां उनके निजी पीए 2 बार से टिकट मांग रहे हैं। वो पिछली बार भी 3 दिन फोन बंद करके खुद बैठ गए थे, इस बार उनका क्या रोल रहता है? देखो, दुख सबको है जो पुराने दावेदार हैं। अब राव साहब अपना चुनाव पुत्री का छोड़ करके और विधानसभाओं में जहां उन्होंने टिकट दिलवाई है वहां वो कितना दम लगा पाते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड। आपके हिसाब से सबसे बड़ा डेंट रेवाड़ी में लग रहा है? बिल्कुल सबसे ज्यादा डेंट रेवाड़ी में। अब बात सुनील मूसेपुर की, मैं वही पूछ रहा हूँ, सुनील मूसेपुर को जितना वोट राव साहब ने दिला दिया था, 42,500 कुछ वोट दिलाए थे। अगर हम इसमें रामपुरा हाउस के, पार्टी के, तमाम के वोट मान ले और ये मान ले कि भाई पार्टी का वोट भाई लक्ष्मण को मिल जाएगा, तो कितना वोट इसमें डिफरेंस? देखिए मोहन जी, पिछली बार भी वोट काफी परसेंटेज वोट जो है वो पार्टी के कैंडिडेट को ही गया था, कापड़ीवास को कम गया था। कापड़ीवास को जो वोट उनका इंडिविजुअल वोट और जो सतीश का वोट था वो प्लस हो गया। पार्टी का परसेंटेज वोटर बहुत कम था उनके साथ, ये फैक्ट बात है। अब इनका माने आधी वोटें पार्टी की थी, आधी वोटें रामपुर हाउस की थी रेवाड़ी में। अब वो आधी वोटें चलो पार्टी की पलायन करके लक्ष्मण को मिल गई। लक्ष्मण का निजी वोट बैंक बहुत कम प्रतिशत में है रेवाड़ी में। वही सुनील वाली स्टेज पे खड़े। अब पार्टी का वोट और उनका वोट प्लस कर दे तो उसमें कोई ज्यादा है उतार चढ़ाव नहीं रहेगा, 2-4-5% का ही रहेगा।
अब सुनील मूसेपुर भी क्यों चाहेंगे अब वो अपने लिए एक नया नेता यहां पैदा करें रेवाड़ी विधानसभा में, जो आगे के लिए भी उनके लिए दिक्कत करे। ना चिरंजीव राव चाहेंगे अब एक नया नेता आए, ना सतीश यादव चाहेंगे, ना कापड़ीवास चाहेंगे, ना रामपुरा हाउस चाहेगा, क्योंकि अब ये नया प्रयोग हुआ है। अगर ये सफल हो गया तो फिर आगे अन्य पार्टियां भी यही प्रयोग करेगी। कांग्रेस भी कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी भी कर सकती है, अन्य पार्टियां भी कर सकती है। अब विवाद को निपटाने के लिए पलायन करके कैंडिडेट लाओ विधानसभा में और उसको टिकट दो। तो मैं अपने दर्शकों को समझा दूं, भाई कापड़ीवास को जितना वोट मिला था, हम आज भी वो का वो वोट 1% 1 मिनट के लिए मान लीजिए हम सतीश यादव को देते हैं, उतना ही है। सन्नी चुनाव लड़ेगा, सन्नी को सन्नी का देते हैं। नहीं, उसमें अगर नहीं, उसमें सन्नी का वोट बैंक अगर इंडिविजुअल पिछली बार का माने तो सन्नी उससे कम परसेंटेज पे खड़ा है। ये वजह मैं बताता हूं, वजह क्या है। वजह क्या है, सन्नी इंडिपेंडेंट लोगों में रहे, बीच में काफी लंबे टाइम कट गए, मगर वो रामपुरा हाउस वो भाजपा को ज्वाइन कर गए कुछ समय के लिए। अब वो क्विट करके आए हैं, तो अब उनका वो परसेंटेज नहीं है। मगर अगर रामपुरा हाउस के समर्थित वोटर सन्नी को सपोर्ट करते हैं अंदरूनी रूप से, उसे अपना वो ये मानकर कि भाई हमने भाजपा कैंडिडेट को हरवाना है, उसको प्रमोट करना है, तो सन्नी का वोट बैंक बढ़ेगा। मैं वही बता रहा हूं ना, मैं तो नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं दर्शकों को पता होना चाहिए ना किस लिए बढ़ेगा। हम जो काम कर रहे हैं ना, हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सुनील मूसेपुर के मिले हुए वोट की, कि अगर हम भाजपा के वोट निकाल दे, राव के वोट अलग निकाल दे, पार्टी फंड का, तो 10, 12, 15 हजार वोटों का ये डिफरेंस आ रहा है। भाई सन्नी को हम मानते हैं, आज भी सन्नी को चलो उतना ही वोट मिल जाएगा या उससे 21 मिल जाएगा। मेरा टॉपिक सवाल ये कि अगर ये 10-12 हजार जो वोट का जो हेर फेर है, वो किसके खाते में जाने की संभावना है? क्योंकि रणधीर सिंह का वोट आपने सीधा का सीधा ये समझ लीजिए सतीश को दे दिया है। सतीश का जो था ऑलरेडी वो बरकरार रह गया, क्योंकि सतीश 35 हजार पे कुछ पे खड़े थे, ये मान रहे हो आप। 2014 में 19 में चुनाव लड़ा नहीं, हम तो फिर भी 38 हजार वोट दे रहे हैं। हम तो कापड़ीवास नहीं, इतना तो वोट परसेंटेज बढ़ गया। मगर एक सबसे बड़ी बात देखिए, 2014 के अंदर लगभग 2,02,000 वोट था रेवाड़ी विधानसभा में, पोल हुआ 1,53,000। 2019 में यहां का वोट था 2,31,600 कुछ, और पोल हुआ केवल 2,000 फालतू, यानी 2,53,000। 30,000 वोट बढ़ा 5 सालों में, मगर पोलिंग रेशियो में केवल 3,000 वोट ही एक्सेस पोल हो पाए। यही दिक्कत इस बार भी रहेगी, क्योंकि चुनाव के समय छुट्टियां हैं, नजदीक हैं, ज्यादा हैं, तो पोलिंग रेशियो अगर बढ़ेगा। मैं वही पूछ रहा हूं ना, अगर मान लो हम 10-5 हजार वोट का खेल खेले, तो हार जीत का मार्जिन अब आप क्या मान के चल रहे हो? क्योंकि ये 10-15 हजार जो वोट है जो राव ने दिलाए थे सुनील मूसेपुर को, ये 10-12-15 हजार वोटों का आप किधर बिखराव देख रहे हैं? कैप्टन हाउस की तरफ जा सकते हैं, सन्नी की तरफ जा सकते हैं, सतीश की तरफ जा सकते हैं, या दोबारा से फिर कहें कि अगर लक्ष्मण सिंह यादव की तरफ भी चला जाए, तो कितना डिफरेंस है उसमें? हार जीत का क्या मार्जिन अभी आपके सिनेरियो के हिसाब से क्या नजर आता है? देखिए मोहन जी, जहां तक बात करें रामपुरा हाउस के वोटर्स की, तो वो जो वोट बैंक है, वो लगभग वोट बैंक मुझे लगता है 75% भाजपा कैंडिडेट के विरोध में डलेगा, यानी कि 10 से 12 हजार वोट। हाँ बिल्कुल उनके विरोध में डलेगा। अब वो क्या है, कितना परसेंटेज वो कांग्रेस की तरफ जाता है, कितना सन्नी की तरफ जाता है, और कितना सतीश यादव की तरफ जाता है। तो सतीश को देंगे एंटी रामपुरा हाउस जो आप मान रहे हो? मोहन जी, हर चुनाव का सिनेरियो अलग होता है। जो लोग रामपुरा से जुड़े हुए हैं और जिनको कैंडिडेट की टिकट कट गई और उनको नहीं मिलना, वो कई चीजों का समीकरण देखते हैं। भाजपा के कैंडिडेट को नहीं देनी हमने वोट, कांग्रेस को भी हमने नहीं देनी वोट। अब वो क्या करेंगे, वो थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे। अगर थर्ड ऑप्शन में कौन है, जो जीत के नजदीक है, तो वो पलायन करके सतीश यादव की तरफ चला जाएगा। उसके बाद उनमें से भी कोई अगर बच गया जो सतीश से भी नाराज है, वो पलायन करके सन्नी की तरफ चला जाएगा। अब यही सिनेरियो आगे कापड़ीवास दोनों से नाराज है, वो कांग्रेस की तरफ चला जाएगा, जो इनसे नाराज है वो बीजेपी की तरफ। दूसरी बात, एक और समीकरण, अब पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर जो एससी वोटर थे, जाट मतदाता थे, वो बटे हुए थे। इस बार अधिकांश जाट वोटर जो हैं वो कांग्रेस को इस एरिया में या इनेलो को वोट करेंगे, क्योंकि इनेलो को पहले नहीं करते हो, पर बसपा से अलायंस होने के बाद उनको थोड़ा सा बल मिला है, इसलिए वो चाहते हैं कि भाई पार्टी का वोट बैंक का ग्राफ बढ़ेगा, पार्टी की हो सकता है कुछ सीटें निकल जाए, सरकार किसी की पूर्ण बहुमत की ना मिले और आपका सरकार में साझा हो जाए। ये उनकी सोच है। ये बात आपकी रखी, बहुत अच्छी बात आपने रखी। दूसरा, अब जो वोट थे दलित वोट पिछली बार भाजपा से खिसककर इस लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की तरफ चला गया। अब जो कांग्रेस की तरफ वोट बैंक लोकसभा में गया, वो प्रतिशत हम उतना ही मान लेते हैं, वो एक्सेस हम नहीं बढ़ाते हैं।
उस लिहाज से भी दलित वोट बैंक का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। अब कांग्रेस के लिए चुनौती क्या है रेवाड़ी में? कांग्रेस के लिए चुनौती है रेवाड़ी के अंदर, अब कांग्रेस के साथ कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसकी टिकट कटी और वो उसको समर्थन दे सके अंदरूनी रूप से या खुलकर। ये संभावनाएं हैं केवल सतीश यादव के साथ, ये सन्नी के साथ। अब जिसकी भी भाजपा से टिकट कटी है वो इन दोनों में से अंदरूनी रूप से मदद भी कर सकते हैं, कहीं खुल के भी आ सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत लेकिन अब मुझे एक सवाल बताइए, जिस तरीके से 2019 में भाजपा ने 75 पार का नारा लगाया, लोग मुगालते मेरे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब चारों तरफ जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 5 सीटों का डेंट जो कांग्रेस ने लगाया है उससे कांग्रेस उत्साहित है, तो इस बढ़त के नाम के कितने वोट आप मानते हैं? मोहन जी, कितना इजाफा हो सकता है? पिछली बार जो मतदाताओं का जो मूड था ना, वोट जो न्यूट्रल वोटर कहते हैं, उनका परसेंटेज जो रेशो था लगभग 18 से 20% था। इस बार वो रेशो बढ़ के लगभग 30% पहुंच गया है। 30% इसलिए पहुंच गया कि भाजपा के जो वोटर हैं, जो भाजपा के कैंडिडेट के साथ थे, टिकट नहीं मिली तो वो भी असमंजस में हमने वोट किसको देनी। यही असमंजस की स्थिति आज के डेट के अंदर जो कापड़ीवास के निजी वोटर थे उनमें से भी कुछ एक है। तो ये परसेंटेज बढ़ते बढ़ते लगभग 30% हो गया, 18-20 से लेकर 30%। अब ये 30% डिसाइडिंग फैक्टर है, मतदाता हैं, ये किधर आखिरी समय तक पलायन करेंगे, किस कैंडिडेट का ग्राफ, ये वेट एंड वॉच कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि नामांकन तक कौन रुका रहता है, कौन नया कैंडिडेट नामांकन करेगा, कौन नाम वापसी लेगा, किसका कौन समर्थन करेगा। लेकिन अभी मैं एक और सवाल जोड़ूंगा, अभी सुनील मूसेपुर का टिकट कटा है, अभी 12 तारीख तक नामांकन होना है, अगर वो भी मैदान में कूद जाते हैं तो क्या सिनेरियो बनेगा? देखिए मोहन जी, मुझे नहीं लगता, मैं उस बात पर भी आऊंगा, मैं उस बात आपने जो सवाल किया उस पर भी आऊंगा। मुझे नहीं लगता सुनील मूसेपुर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। अगर सुनील मूसेपुर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत राव साहब को होगी। अब उनके खास समर्थक जो लगातार खर्चा कर रहे हैं वो कोसड़ी को कैसे संभालेंगे, वो यहां से अपने समर्थित उम्मीदवार के लिए वोट कैसे मांगेंगे, ये भी उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। सुनील मूसेपुर इंडिपेंडेंट चुनाव केवल अपने दम पर लड़ना चाहते हैं तो फिर उन्हें सन्नी को क्विट कराना पड़ेगा, सन्नी को अपने साथ लाना पड़ेगा, फिर उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो वो उस रेस में आ सकते हैं। ये सिनेरियो है। अगर सन्नी क्विट नहीं करता है और ये सन्नी के साथ जाते हैं खुल करके बगावत करके, तो फिर सन्नी भी रेस के अंदर है। चलिए, रेस के अंदर है, लेकिन चलिए देखिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आपने तमाम आकलन बता दिया, आज की डेट में कौन कहां खड़ा है। एक आपने बीच में बात काट दी, कांग्रेस के लिए चुनौती जो मैं बता रहा था वो पूरी रह गई। अब जो अलायंस हुआ है इंडियन नेशनल लोकदल का और बसपा का, अब अगर सन्नी सुनील का साथ लेकर के बसपा से अपनी टिकट लाते, क्योंकि रेवाड़ी की टिकट बसपा के खाते में है, अगर वो सुनील मूसेपुर का साथ लेकर के बसपा की टिकट लाते हैं, राव साहब का अंदरूनी आशीर्वाद लेते हैं, तो वो बहुत बड़ी फाइट के अंदर जाएंगे। क्योंकि एक वजह है, अगर जो वोटर इंडियन नेशनल लोकदल का बसपा का जो घर बैठा है, निष्क्रिय बैठा है, वो वोट तो देंगे साइलेंटली, वो दुगनी तेजी से काम करेंगे और वो वोटों को डबल कर देंगे। दूसरा, कैंडिडेट को एक टीम मिलेगी, स्टेज पे स्वयं के बोलने से पहले उनको पार्टियों के वक्ता और नेता मिलेंगे बोलने के लिए, और वो एक बड़ी रैली चुनाव से पहले करा सकते हैं मायावती के भतीजे की और इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो की। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल वो फायदा कांग्रेस को भी है, उनका भी आपसे अलायंस हो गया, समाजवादी पार्टी से हो गया, तो भाई मोहन जी, आपका अलायंस तो कांग्रेस से संभव था, ये पहले भी चल रहा था, ये बातें चल रही थी, भी तो मिलेंगे ना। आम आदमी पार्टी का भी तो मोहन जी, आम आदमी का फायदा तो लोकसभा चुनाव में मिला है ना कांग्रेस को, मिला ना। तो लोकसभा की परिस्थिति से हम अलग ही नहीं कर सकते। वो वोट बैंक तो ऑलरेडी लोकसभा में जुड़ गया आम आदमी का, अब विधानसभा में अलग से थोड़ी जुड़ेगा वो। मैं वही पूछ रहा हूँ ना, वो तो लोकसभा में जुड़ चुका। आपने तमाम चीजें बता दी, लेकिन अब मैं जो पूछ रहा हूँ, ये रेवाड़ी की स्थिति आज दिन तक कहां खड़ी है? अभी तो बहुत कुछ सिनेरियो बदलेंगे, हम उसके बाद भी विश्लेषण करेंगे, लेकिन जो हमारे पास मैथमेटिक है, पिछला जो 24 का रिजल्ट आया, 19 का जो रिजल्ट आया, 14 का रिजल्ट आया, उसी में तो हम आकलन कर रहे हैं ना। तो सिनेरियो तकरीबन वही बन रहा है, कापड़ीवास की जगह सतीश यादव लड़ी रहे हैं। मैं बताता हूँ, तो मैं वो पूछ रहा हूँ कि अब कौन कहां पर खड़ा है स्थिति। मोहन जी, आज की यथावत स्थिति की बात करें, अब सुनील मूसेपुर अपने घर बैठे हैं, कापड़ीवास जी अपने घर बैठे हैं, इन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले, आप ये मानकर चलिए। इन्होंने किसी का साथ नहीं दिया, ये अपने अपने घर बैठे हैं।
ठीक है, अन्य जो कैंडिडेट थे भाजपा के जो टिकट के दावेदार थे वो सब अपने घर बैठे हैं, वो किसी के लिए समर्थन नहीं कर रहे, वो घर बैठेंगे, उनका वोटर जहां चाहे वो वोट देगा, वो उनकी इच्छा पे आज तक वो बैठे हैं, ना उन्होंने किसी को कहा है, ना अंदरूनी रूप से और ओपनली कोई आया नहीं है। तो अगर आज के सिनेरियो की बात करें तो नंबर 1 पे चिरंजीव राव है, नंबर 2 पे सतीश यादव है, नंबर 3 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी है, नंबर 4 पे प्रशांत सन्नी है। ये हुआ ना, आपने तोड़ किया ना। हम यही तो जानना चाह रहे हैं। हम इतने लंबे समय से भाई हमने बहुत सब तमाम तरीके के समीकरण आप लोगों ने बता दिया और आपने खुद ने बता दिए। आज तो मैं बिल्कुल कम बोला हूं। आप इन्हें 14 का हिसाब बताया, आपने 19 का हिसाब बताया, इस बार सब आप इन्हें बसपा का हिसाब बताया कि भाई बसपा का अगर अलायंस हो गया तो वोट डेंट भी लगेगा, लेकिन जो डेंट लगेगा वो लहर के नाम का वोट भी मिलता होगा 2-4-5%। तो आपके हिसाब से आप तो खुद चुनाव भी लड़े हैं, आप तो खुद राजनीतिक रहे हैं। तो मैंने वही तो पूछा ना कि आज देर तक चुनाव ही है, लेकिन अगर हम इसी सिनेरियो को अगर 8 दिन बाद या 10 दिन बाद अगर करेंगे तो कितना डेट नहीं, आपको एक वजह और बताता हूं कांग्रेस को मैंने नंबर 1 क्यों बताया। हाँ। पिछली बार जो थी मंजू बाला चुनाव लड़ी थी स्वराज पार्टी से योगेंद्र यादव जी आज के समय में कांग्रेस के साथ हैं, उनके 1100-1200 जो भी वोट रहे वो कांग्रेस को जाएंगे। दूसरा, जो प्रीतम जांगड़ जी क्विट करके नई पार्टी बनाई उन्होंने अपनी, ठीक है जी, उस पार्टी से बसपा 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई, वो विलय कर गई कांग्रेस में। कांग्रेस में जो लोग हैं एससी वोटर हैं वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा जाना चाह रहे हैं। वो उतना परसेंटेज जो पहले मायावती का था ना वोट बैंक का, वो परसेंटेज अब किसी भी स्टेट में नहीं है, वो लोकसभा में आपने देख लिया। ये एक उनका ये प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि अन्य जो नेता हैं जिनकी टिकटें कटी वो खुलकर किसी के साथ नहीं आ पाए अभी तक, तो इसलिए भी उनका ये प्लस पॉइंट है। भाजपा उम्मीदवार को डेंट लग रहा है, भाजपा को सबसे ज्यादा डेंट लग रहा है, प्लस में राव का लग रहा है, ठीक है, और राव साहब की जो चुप्पी है उसका भी डेंट लगेगा। कल नामांकन है, नामांकन में भाजपा के में कहीं ये शो नहीं किया गया है कौन कैंडिडेट उनका बड़ा नेता पर्चा भरवाने आ रहा है। कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं, तो जो लोगों को लग रहा, मैं उसी बात पर लंबा भी आ रही है, ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं, तो जो लगता था लोगों को कांग्रेस कप्तानगिरी भूपेंद्र हुड्डा में हमेशा खींचतान रहती है, ये उस चीज का जवाब मिल गया लोगों को। भूपेंद्र हुड्डा जब स्वयं उसका पर्चा भरवाने आ रहे हैं तो उन्होंने पार्टी के जो कार्यकर्ता कांग्रेस के जो थे, जो हुड्डा ग्रुप के थे, कांग्रेस के अलग कैप्टन से नाराज थे, उनमें कहीं ना कहीं दूरियों को कम किया गया है। सरकार लाने के लिए वो कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ लगेंगे। हाँ, तो इस लहर का भी मैं वही पूछ रहा था, जैसे अभी ये चर्चा अब सेकंड नंबर पे रहे सतीश यादव। अब सतीश यादव अंदरूनी रूप से किस किस को मना पाते हैं, कापड़ीवास के वोट बैंक में कितनी सेंध लगा पाते हैं, अगर रामपुर हाउस कहीं किसी का भी इशारा नहीं करते हैं तो वो उस वोट बैंक में कितनी सेंध लगा पाते हैं। दूसरा, और जो भाजपा नेता थे जो टिकट नहीं ला पाए, जो आगे के लिए नहीं चाहते कि यहां से भाजपा का विधायक बने, वो उनके लिए वो हमेशा चुनौती रहेगा अगर बन गया तो, वो कितना अंदरूनी रूप से सतीश के साथ देते हैं। और सतीश यादव बसपा की टिकट लाने के इच्छुक है या नहीं, उनको एक टीम चाहिए वर्करों की, वो चाहते हैं कोई बड़ा नेता रैली अगर वो करें और उनके मन से वो उनके लिए वोट मांग के जाए तो वो डिपेंड करेगा वो कितनी पहल करते हैं। मैं वही कह रहा हूं, तो जो पहल करेगा उसको बेनिफिट जरूर मिलेगा इस चीज का। यानी कि कुल मिलाकर के 24 का चुनाव भी क्रूशियल होगा, बिल्कुल क्रूशियल होगा। और आज की डेट में कांग्रेस नंबर 1 पे खड़ी है, बिल्कुल, और सेकंड नंबर पे सतीश यादव, थर्ड नंबर पे भारतीय जनता पार्टी, और चौथे नंबर पे सन्नी। तो ये तमाम जो बताया है, बदलाव इसमें हो सकता है कोई आगे आ जाए, चौथे नंबर वाला आगे आ जाए, क्योंकि 2019 में भी सुनील मूसेपुर को थर्ड नंबर पे लोग मान रहे थे, लेकिन वो सेकंड नंबर पे आए, तो सिनेरियो बदलेगा। ये हमने आपको एक समीकरण दिखाया, भले ही वीडियो लंबा हो गया और बड़े विस्तार से हमने आपको समझाने की कोशिश की, और यही आज का सिनेरियो है, क्योंकि अभी जैसे जैसे चुनाव प्रचार होगा तमाम चीजें होगी और सिनेरियो बदलेगा। विनय जी से एक बार फिर बैठेंगे और फिर जानेंगे क्या सिनेरियो है, क्या स्थिति है रेवाड़ी विधानसभा सीट की। विनय जी, आप जुड़े, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया लोग। धन्यवाद मोहन जी। एक अपील और करना चाहूंगा वोटरों से, एक वोट परसेंटेज जो है हमेशा बढ़ रहा है मगर परसेंटेज नहीं बढ़ रही है। 2014 और 19 में 30,000 नए वोट रेवाड़ी विधानसभा में बढ़े, मगर 3,000 ही एक्सेस ज्यादा पोल हो पाए 14 और 19 के बीच में। अब भी लगभग वोट अभी बढ़नी चालू है, तो लगभग 10,000 वोट नए बन चुके हैं इन 5 सालों में, 12,000 वोट। अब और कितने बनते हैं, मगर लोगों से अपील है अगर वो अपने मतदान का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा वोट करें, अपने इस अधिकार को
वंचित ना करें, अपने राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी करें और कैंडिडेट को सही का चुनाव करके उसको वोट दें। चलिए ठीक है विनय जी, आप जुड़े, बहुत बहुत अच्छा आपने विश्लेषण किया, तमाम चीजें समझाई। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।